बच्चों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आरसी सर्किट पे किस तरीके के न्यूमेरिकल्स आते हैं और मेरे हिसाब से बच्चों को सबसे ज़्यादा समस्या इन क्वेश्चंस में ही रहती है। तो आई होप कि आप ये अच्छे से समझोगे न्यूमेरिकल्स और इन्हें सीखोगे कि हम इन्हें कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन है, ये आपको एक सर्किट दिया हुआ है और इस सर्किट में हमें I1, I2, I3 कैलकुलेट करना है और चार्ज ऑन द कैपेसिटर कैलकुलेट करना है और dq/dt निकालना है कैपेसिटर का। और दो सिचुएशन दी हुई हैं कि एक तो व्हेन द स्विच इज़ क्लोज्ड, एक तो उसी इंस्टेंट पे जब स्विच को क्लोज किया है, और दूसरी सिचुएशन ये दी हुई है कि आफ्टर लॉन्ग टाइम ऑफ क्लोजिंग द स्विच को क्लोज करने के लॉन्ग टाइम बाद, है ना। तो यहाँ पे हम सबसे पहले ही सिचुएशन लेते हैं कि एट t=0, स्विच को क्लोज करते ही एट t=0 जस्ट आफ्टर द स्विच इज क्लोज्ड। ठीक है, जैसे ही स्विच को क्लोज किया है इसके ठीक बाद। तो बेटा यहाँ पे हम प्रोसेस जानते हैं कि जब हम स्विच को क्लोज करते हैं तो उसी इंस्टेंट पे जो कैपेसिटर होता है वो शॉर्ट सर्किट हो जाता है, बेहोश हो जाता है। ऐसे ही मैं बोलता था इसको, आपको याद होगा कि कैपेसिटर बेहोश हो जाता है। तो कैपेसिटर को बेहोश कर देते हैं हम और जो डायग्राम है वो बनाते हैं। तो डायग्राम कुछ इस तरीके से बनेगा। और कैपेसिटर को तो मैंने कर दिया है शॉर्ट। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे जो है आपको सबसे पहले I1, I2, I3 चार्ज ऑन द कैपेसिटर निकालना है और dq/dt। देखो, सबसे पहली बात कि आप डायग्राम में देख सकते हो कि जो कैपेसिटर वाली ब्रांच से करंट जा रहा है वो I2 है और इसीलिए I2 ही तो dq/dt होगा। कैपेसिटर के चार्ज का जो रेट ऑफ फ्लो होगा वो dq/dt जो होगा I2 ही तो होगा। ठीक है, और सबसे t=0 पे सबसे पहले आप देख सकते हो कि जो कैपेसिटर है वो शॉर्ट सर्किट है, यानी कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज 0 है, यानी चार्ज ऑन द कैपेसिटर तो 0 हो गया। क्यों? ठीक है, अब आप टोटल करंट देखो I1 और इधर से जा रहा है I3 और इधर से जा रहा है I2। तो जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो R और R/2 और R सीरीज में हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 3R/2। तो जो टोटल करंट है ना I1 वो होगा E/3R/2 और I3 और I2 बराबर होंगे क्योंकि इक्वल डिवाइड होंगे, तो हो जाएगा E/3R। ठीक है, और dq/dt I2 के बराबर है ही, है ना। तो ये तो आ गया पहली बात। अब हम बात करते हैं t बराबर इन्फिनिटी यानी स्टेडी स्टेट, एट t=इन्फिनिटी स्टेडी स्टेट, और इसमें हम उसको बोल रहे हैं कि लॉन्ग टाइम आफ्टर क्लोजिंग द स्विच। तो बहुत लंबे समय के बाद जब स्विच को क्लोज करके बहुत लंबा समय बीत चुका है, उस समय के बाद जो कैपेसिटर होता है वो अपनी ब्रांच में से करंट को फ्लो नहीं होने देता है। ठीक है, तो कैपेसिटर अपनी ब्रांच से करंट फ्लो होने नहीं देगा, इसलिए उसके पास में जो रेजिस्टेंस है वो शॉर्ट सर्किट हो जाएगा क्योंकि वहाँ से कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा है। ठीक है, ये बन गया। तो अब आप ये देख सकते हो कि इसको थोड़ा ठीक बना दूँ, आपको आंखों में चुभ रहा होगा ये इस तरीके से बना देता है। अब आप ये देख सकते हो कि करंट सिर्फ इस तरीके से जाएगा यहाँ से,
ठीक है, इधर से कोई करंट पास नहीं होगा। तो जो करंट होगा ये आर और आर सीरीज में हो जाएंगे और करंट हो जाएगा E/2R, है ना। और जो ये वोल्टेज होगा ये वोल्टेज जो होगा वो रेजिस्टेंस R के ऊपर जो वोल्टेज है वही कैपेसिटर के ऊपर होगा, क्योंकि दोनों पैरेलल में है। तो V होगा IR, तो V हो गया E/2। तो जो चार्ज ऑन द कैपेसिटर हो गया Q हो गया, वो हो गया CV, और ये हो गया CE/2, ठीक है ना। तो यहाँ पे अब अगर हम बात करें कि यहाँ पे I1 की वैल्यू कितनी हुई, तो I1 जो हुआ वो I के बराबर यानी E/2R, ठीक है। I3 भी I के बराबर E/2R, ठीक है। और I2 और dQ/dt जो बराबर है वो 0, क्योंकि कैपेसिटर वाली ब्रांच से कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा है। तो ये सिचुएशन थी बच्चों। अब यहाँ पे आरसी सर्किट में सबसे मेन ये रहता है कि आपको वो दो इंस्टेंट का डायग्राम बनाना आना चाहिए, एक तो t बराबर 0, एक t बराबर इन्फिनिटी। बाकी यहाँ पर कुछ खास नहीं होता। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में बच्चों बड़ा अच्छा एक सवाल है। इसमें आप देख सकते हो दो स्विचेस हैं। सबसे पहले S1 को बंद रखते हैं बड़े लंबे समय के लिए, लॉन्ग टाइम, तब जब तक स्टेडी स्टेट ना आ जाए। फिर एकदम से S1 को जब हम बंद रखते हैं तब S2 को ओपन रखते हैं। फिर एकदम से S1 को खोल के S2 को क्लोज कर देते हैं। तो जिस मूवमेंट पे ऐसा हमने किया है, जब S1 को खोल के S2 को क्लोज किया है, उसी मूवमेंट पे हमें ये तीन चीज़ें निकालनी है। द करंट थ्रू द कैपेसिटर, उस वक्त चार्ज ऑन द कैपेसिटर आफ्टर लॉन्ग टाइम ऑफ दैट मूवमेंट, और टोटल चार्ज फ्लोन फ्रॉम द सेल टू E व्हेन S2 इज क्लोज्ड, ठीक है। तो सबसे पहले हम ये निकालते हैं। हम देखते हैं सबसे पहले कि जब हमने S1 को क्लोज किया है और S2 को ओपन रखा है तब क्या हो रहा है। तो व्हेन S1 इज केप्ट क्लोज्ड और S2 ओपन रखा है फॉर अ लॉन्ग टाइम, जब ऐसा किया है तो सिचुएशन ऐसी बनी है कि ये सेल हो गया, ये R हो गया और ये कैपेसिटर, और इस सर्किट में R का कोई मतलब नहीं होगा क्योंकि करंट जो है वो 0 होगा अभी। तो सारा वोल्टेज सिर्फ कैपेसिटर पे बन रहा होगा। ऊपर प्लस आएगा, नीचे माइनस आएगा, और चार्ज आएगा Q, और Q आएगा CE। ये सिचुएशन होगी। अब जैसे ही व्हेन S1 इज ओपन्ड एंड S2 इज क्लोज्ड, जैसे ही S1 को ओपन कर दिया और S2 को क्लोज कर दिया, तो जो सिचुएशन बनेगी वो ये बनेगी। उसी इंस्टेंट पे ही बात कर रहा हूँ। लेट सपोज हम इसको t बराबर 0 बोलते हैं, ठीक है ना। तो इस इंस्टेंट पे क्या हो रहा है कि कैपेसिटर के पास कुछ चार्ज तो है ही इनिशियली, और ऊपर प्लस है, नीचे माइनस है, Q माइनस Q, ठीक है। और ये रेजिस्टेंस हो गया R, और ये सेल जिसका EMF 2E, ठीक है। तो हम मान लेते कि कुछ करंट I फ्लो हो रहा है ऐसे, तो KVL लगाए हैं वगैरह। तो KVL लगाएंगे तो ये आएगा यहाँ से चालू कर रहा हूँ मैं, ऊपर जाऊँगा तो माइनस से प्लस जा रहा हूँ, तो लिखूँगा प्लस Q/C। बच्चों हम KVL में वोल्टेज जोड़ते हैं, और वोल्टेज जो होता है वो कैपेसिटर पे Q/C होता है। तो प्लस Q/C
और रेजिस्टेंस पे से जा रहा हूँ तो माइनस आई आर है ना, और सेल पे से जा रहा हूँ तो माइनस से प्लस जा रहा हूँ तो प्लस 2E बराबर 0। ठीक है, तो जो आई आर है वो आ गया Q बाय सी प्लस 2E। ठीक है, Q बाय सी प्लस 2E। तो आई आर इज इक्वल टू Q की वैल्यू है CE, तो ये रख देता हूँ, तो ये E प्लस 2E, तो I जो आ गया वो आ गया 3E बाय R। ये तो आ गया करंट थ्रू द कैपेसिटर इमीडिएटली आफ्टर द स्विच इज एक्सचेंज्ड, मतलब जब S1 को ओपन करके S2 को क्लोज किया। अब चार्ज ऑन द कैपेसिटर, तो आफ्टर लॉन्ग टाइम के बाद मैंने आपको बताया कि कैपेसिटर अगर खाली होता और अपन उसको 2E वाले सेल से जोड़ते तो जिस तरीके से 2E वाला सेल उस पर चार्ज लाता वो अभी भी वैसे ही उस पर चार्ज लेके आएगा, और सिचुएशन ये बनेगी कि ये हो जाएगा इस तरीके से, और यहाँ पे फुल चार्ज हो गया है, फुल चार्जिंग हो गई है, तो फिर से इसका कोई काम नहीं रहेगा रेजिस्टेंस का, और इस पे नीचे आएगा प्लस, ऊपर आएगा माइनस, और जो अब चार्ज आएगा वो 2Q आएगा। जहाँ पे QCE था तो अब जो 2Q होगा वो 2CE होगा, तो इस पे अब चार्ज जो आएगा वो 2CE आएगा विद प्लस नीचे और माइनस ऊपर। ठीक है, तीसरी बात कि चार्ज फ्लोन थ्रू द सेल। अब आप देख सकते हो कि जो ये सेल है इसने क्या किया है, इसको हमने कैपेसिटर जब हैंड ओवर किया था तो कैपेसिटर की नीचे वाली प्लेट पे माइनस था, माइनस Q था, और अब इसने क्या किया है कि कैपेसिटर की नीचे वाली प्लेट पे प्लस 2Q ले आया है। तो इसने नीचे वाली प्लेट को टोटल 3Q चार्ज दिया होगा ना, तो 3Q आया होगा, तो उसमें से एक Q ने माइनस Q को न्यूट्रल कर दिया होगा, फिर 2Q और आया होगा, तो टोटल 2Q आ गया। अब तो जो चार्ज फ्लोन वो आ गया 3Q यानी 3CE थ्रू द 2E सेल आफ्टर स्विचेस वर एक्सचेंज्ड। ठीक है बच्चों, तो ये भी अच्छा क्वेश्चन था, एक आपने सीखा होगा इसमें हमने कैसे चीज़ें निकाली। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में बच्चों हमें दिया हुआ है कि एक रेजिस्टेंस है, RC सर्किट का एक रेजिस्टेंस है 3 मेगा ओम यानी 3 × 10⁶ ओम्स। ठीक है, एक कैपेसिटेंस है 1 × 10⁻⁻⁶ फेराड। तो इससे आप टाइम कांस्टेंट निकाल के रख लो RC, जो कि आएगा 3। ठीक है, अब इसको हमने एक सेल से जोड़ा जिसका EMF 4 वोल्ट है, और कनेक्शन करने के 1 सेकंड बाद हमें बताना है कि किस रेट से कैपेसिटर पे चार्ज जो है वो इंक्रीज हो रहा है। तो आप सोचो ये बात कि रेट एट विच चार्ज इज इंक्रीजिंग यानी dQ/dt, वो करंट ही तो होगा I। तो ये आपसे करंट पूछ रहा है, तो I की इक्वेशन हम जानते हैं, I बराबर I0 e⁻t/τ। I0 जो करंट होता है वो इनिशियली मैक्सिमम होता है, I0 हो जाएगा E/R, और I0 हो जाएगा E विच इज़ 4, एंड जो R हो जाएगा वो 3 × 10⁶। तो I0 हो जाएगा 4/3 माइक्रो एम्पेयर। तो I बराबर हो जाएगा 4/3 माइक्रो, वो तो अपन लिख देंगे, और जो e⁻t/τ है 3, तो इसको माइक्रो एम्पेयर भी लिख सकते हैं, कूलम पर सेकंड भी लिख सकते हैं। तो जो आंसर आएगा हमारा वो आएगा ऑप्शन नंबर C। ठीक है,
अगर t बराबर हम 1 सेकेंड रख देते हैं तो, क्योंकि 1 सेकेंड पर पूछा है। ठीक है, अब इसी के अगले पार्ट में ये यहाँ पे हमें 1 सेकेंड बाद ही निकालना है कि रेट एट विच एनर्जी इज बीइंग स्टोर्ड इन द कैपेसिटर। तो बच्चों एनर्जी का फॉर्मूला हम लिखते हैं सबसे पहले। तो एनर्जी का फॉर्मूला होता है ½ Q²/C, है ना, ये एक फॉर्मूला होता है एनर्जी का। और यहाँ पे जो रेट है इसका du/dt, ये हो जाएगा हाफ और 1/2C और d/dt ऑफ Q²। तो du/dt हो जाएगा, डिफरेंशिएट करके 1/c आ जाएगा, नीचे 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और q तो आ ही जाएगा इंटू dq/dt। ठीक है, तो dq/dt जो होता है वो होता है करंट। ठीक है, तो नीचे आ गया c, ये 2 नहीं है, ये c है ना। तो अब q की जो इक्वेशन है वो q बराबर Q0 1 - (e⁻t/RC) और RC हम निकाल चुके हैं 3 है और t 1 सेकेंड है। और Q0 होता है CE, मैक्सिमम चार्ज। सिंपल RC सर्किट में CE होता है और C जो है वो हमारा दिया हुआ है 1 माइक्रोफेराड यानी 10⁻⁻6 और E जो है वो 4 वोल्ट है। तो Q = आ गया 4 × 10⁻⁻6 × 1 - (e⁻⁻1/3). और जो करंट है 1 सेकेंड पे वो हम पहले ही निकाल चुके हैं कि 1 सेकेंड पे जो करंट आ रहा है 4/3 × e⁻⁻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 ⁻
1/3 इंटू 10⁻⁻6 और c की वैल्यू हमें पता ही है, तो du/dt हो जाएगा 16/3 इंटू 10⁻12 इंटू e⁻⁻1/3 माइनस e⁻⁻2/3 डिवाइडेड बाय c जो है वो 10⁻⁻6। ठीक है बच्चों, तो इस हिसाब से जो हमारा आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है ना, इनने e⁻⁻1/3 को बाहर रखा है, मैं अंदर जाके मल्टीप्लाई कर दिया। नेक्स्ट इसी का ही एक पार्ट है जिसमें हमें बताना है कि रेजिस्टेंस पे किस रेट से हीट बन रही है। तो रेजिस्टेंस पे जिस रेट से हीट बनती है उसको पावर लॉस बोलते हैं, है ना, और हीट लॉस अपन बोल सकते हैं उसको रेट ऑफ हीट लॉस, पावर लॉस। और वो निकालने के लिए उसका डायरेक्ट अपन फॉर्मूला जानते हैं पावर का, I²R, ये होता है dH/dt, रेट एट विच हीट इज डेवलप्ड। ठीक है, I की वैल्यू हम जानते हैं 4/3 इंटू e⁻⁻1/3 10⁻⁻6 और R जो है 3 मेगा ओम है। तो पावर हो जाएगी I² यानी 16/3 इंटू e⁻⁻2/3 इंटू 10⁻⁻12 और R है 3 मेगा ओम यानी 3 इंटू 10⁻⁻6। तो पावर आ जाएगा, ये 16/9 होएगा, पावर आ जाएगा 16/3 इंटू e⁻⁻2/3 इंटू 10⁻⁻6 विच इज आई थिंक ऑप्शन नंबर 3 C। ठीक है बच्चों, तो अब इसके अगले पार्ट पे आते हैं। इसके अगले पार्ट में हमें बोला है कि रेट एट विच एनर्जी इज डिलीवर्ड बाय द सोर्स यानी बैटरी
जिस रेट से एनर्जी डिलीवर कर रही है उसका रेट हमें निकालना है। तो रेट एट विच सेल delivers the energy is equal to सेल का EMF E इंटू आई। सेल का EMF है 4 वोल्ट और I था 14/4/3 इंटू E टू द पावर माइनस 1/3 इंटू 10⁻⁻⁶। तो इस हिसाब से आंसर हमारा हो जाएगा C। ठीक है बच्चों, ये था। अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक अनचार्ज कैपेसिटर है जिसका कैपेसिटेंस है 100 माइक्रोफैराड और उसको हमने 20 वोल्ट की सेल से जोड़ दिया t बराबर 0 पे विद द रेजिस्टेंस ऑफ 10 ओम। तो हमें बताना है कि मैक्सिमम रेट एट विच एनर्जी इज स्टोर्ड इन द कैपेसिटर। तो यहाँ पे बेटा वो अपन निकालते हैं, पर सबसे पहले अपन जो डेटा दिया है उसको लिख लेते हैं कि R जो दिया है वो अपने को 10 ओम दिया हुआ है और C जो दिया है वो दिया है 100 इंटू 10⁻⁻⁶ फैराड और सेल का जो EMF दिया है वो 20 वोल्ट दिया हुआ है हमें, है ना। तो अब रेट एट विच एनर्जी इज स्टोर्ड उसका भी मैक्सिमम रेट निकालना है हमें। तो सबसे पहले हम इक्वेशन लिख देते हैं चार्ज की इक्वेशन Q बराबर Q0 1 माइनस ई टू द पावर माइनस टी बाय टाउ और करंट की I बराबर I0 ई टू द पावर माइनस टी बाय टाउ। ठीक है, अब एनर्जी जो होती है वो होती है हाफ Q²/C। तो एनर्जी का रेट R मान लो du/dt, तो ये हो जाएगा हाफ इंटू 2Q इंटू dQ/dt डिवाइडेड बाय C। तो ये हो गया Q/C इंटू dQ/dt विच इज I। ठीक है, तो ये हो गया Q0 1 माइनस ई टू द पावर माइनस टी बाय टाउ डिवाइडेड बाय C इंटू I0। अच्छा, अपन Q0 को लिख सकते हैं डायरेक्ट CE और I0 को लिख सकते हैं E/R ई टू द पावर माइनस टी बाय टाउ। ये आ गया स्मॉल r। थोड़ा इसको अगर सिंप्लीफाई करें तो ये आ जाएगा E²/R और ई टू द पावर माइनस टी बाय टाउ माइनस ई टू द पावर माइनस 2t बाय टाउ। ठीक है, अब हमें इस रेट को मैक्सिमाइज करना है तो हम मैक्सिमा मिनिमा का यूज़ करते हैं। तो हम इस रेट को डिफरेंशिएट करते हैं E²/R इंटू माइनस 1/टाउ ई टू द पावर माइनस टी बाय टाउ प्लस 2/टाउ ई टू द पावर माइनस 2t बाय टाउ इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये आ जाएगा 2 ई टू द पावर माइनस टी बाय टाउ इज इक्वल टू 1। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से आप देख सकते हो कि ई टू द पावर टी बाय टाउ आएगा माइनस टी बाय टाउ आएगा हाफ। ये हम डायरेक्ट यूज़ करते हैं। ठीक है, तो इस वक्त यहाँ से हम टाइम निकाल सकते हैं, पर ज़रूरत नहीं है टाइम निकालने की। तो हम ये बोल सकते हैं कि इस वक्त पे जो हमारा रेट एट विच एनर्जी इज स्टोर्ड है वो मैक्सिमम होगा। तो ये वैल्यू उठा करके जो रेट आ रही है R ये वाली, इसमें पुटअप करनी है हमें, है ना। तो अगर मैं इसको पुटअप करूँगा तो आप यहीं पे मैं आपको इसको दिखा देता हूँ फर्स्ट हाफ में, यहाँ पे ही दिखा देता हूँ।
है ना। इसको इस इक्वेशन में रख रहा हूँ, तो R आ जाएगा ई स्क्वायर बाय आर, ई टू द पावर माइनस टी बाय टाउ को अपन ने हाफ लिख दिया, माइनस इसको अपन ने 1/4 लिख दिया। तो जो स्मॉल आर आ रहा है ये आ जाएगा ई स्क्वायर बाय 4r। ई जो है वो 20 है तो ये हो जाएगा 400, और 4 आर जो है वो 10 है तो 40, तो आर आ जाएगा 10 जूल्स पर सेकेंड, मैक्सिमम रेट एट विच एनर्जी इज बीइंग स्टोर्ड इन द कैपेसिटर। तो आंसर होगा ए। ठीक है बच्चों, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में बच्चों हमें एग्जैक्टली एट द टाइम व्हेन हम जब ये की क्लोज करेंगे उस वक्त, और जब की को क्लोज करने के बाद बहुत लंबा समय बीत जाएगा उस वक्त पे हमें करंट थ्रू द बैटरी निकालना है। ठीक है ना। तो सबसे पहले हम अगर देखते हैं कि एट t इक्वल टू 0, यानी जैसे की को क्लोज किया तब कैपेसिटर शॉर्ट सर्किट होते हैं। तो जो वो बनेगा डायग्राम बनेगा, सर्किट डायग्राम, वो आएगा ऐसा कुछ कि ये सेल की क्लोज कर दी हमने, और ये रेजिस्टेंस R1 और कैपेसिटर ऊपर से ये शॉर्ट कर दिया। ठीक है, और ये हो जाएगा R2, ये कैपेसिटर शॉर्ट कर दिया, और नीचे हो जाएगा R3। ठीक है, तो अब आप ये देखो कि ये R2 और R3 हैं तो पैरेलल में, और ऊपर से ये आप देख सकते हो इस जगह से शॉर्ट सर्किट हो रहे हैं, इनके दोनों टर्मिनल आपस में मिला रखे हैं। तो जो करंट होगा सेल से I वो हो जाएगा E बाय R1। इस हिसाब से ऑप्शन नंबर ए आ गया आंसर। वो तो हमारे को पता है चल ही गया, पर हम t बराबर इन्फिनिटी पे भी निकालते हैं। एट t इक्वल टू इन्फिनिटी कैपेसिटर जिस ब्रांच में कनेक्टेड होता है उस ब्रांच में से कोई करंट को पास होने नहीं देता, और इसीलिए जो सर्किट है वो कुछ इस तरीके से बनेगा कि R2 नहीं आएगा, क्योंकि R2 की ब्रांच में कैपेसिटर है तो वहाँ से कोई करंट नहीं जाएगा। तो ये R2 और R3 आएंगे सिर्फ, और जो करंट आएगा I वो आ जाएगा E अपॉन R1 प्लस R3। ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन में बच्चों हमें टाइम कांस्टेंट निकालना है सर्किट का, और टाइम कांस्टेंट निकालने के लिए हम जो प्रोसेस अपनाते हैं वो ये होता है कि हम टाउ इक्विवेलेंट को लिखते हैं R इक्विवेलेंट इंटू C, और बैटरी को R इक्विवेलेंट निकालने के लिए सारी बैटरीज को शॉर्ट सर्किट कर देते हैं। ठीक है, तो मैं शॉर्ट सर्किट करके एक डायग्राम बना रहा हूँ। ठीक है, तो ये डायग्राम मैंने बनाया, ये हो गया R, और ये 2R और ये 2R पैरेलल में है तो ये हो गया R, और कैपेसिटर के टर्मिनल्स पे हम निकाल रहे हैं। तो ये और ये रेजिस्टेंस शॉर्ट सर्किट हो गए, देख सकते हो आप इनके, ये हाथ जुड़ा हुआ है ना आपस में, शॉर्ट सर्किट। और ए और बी ये टर्मिनल हो गए, ये आर और ये आर हो गए पैरेलल में, और पैरेलल में हो गए तो आर इक्विवेलेंट हो गया R/2। देखो आप पैरेलल में कैसे हुए, अगर आप देखोगे कि ये पीछे से जाके ये दोनों के हाथ जुड़े हुए हैं, आप ये बीच वालों को हटा दो। अब आप सिर्फ इसको और ये वायर को और इसको विजुअलाइज करो। ठीक है ना।
तो जो टाइम कांस्टेंट आएगा वो आएगा RC/2 विच इज़ ऑप्शन नंबर ए। ठीक है बच्चों, आगे क्वेश्चन है ये कि एक फ्रेश ड्राई सेल है जिसका वोल्टेज 1.5 वोल्ट है और दो रेजिस्टेंस है 10 किलो ओम के, ये दोनों सीरीज में लगे हुए हैं। ठीक है, एक एनालॉग वोल्ट मीटर 0.5 वोल्ट का वोल्टेज मेजर करता है दोनों के अक्रॉस। थोड़ा डायग्राम बनाते हैं कि एक ये आर है 10 किलो ओम्स, ये दूसरा आर है 10 किलो ओम्स, और सेल है 1.5 वोल्ट का। ठीक है ना। अब एक वोल्ट मीटर अगर यहाँ लगाऊंगा तो उसने मेजर किया 0.5, तो ऑब्वियसली इस पे भी 0.5 आएगा। तो सवाल ये उठता है कि बाकी 0.5 कहाँ गया। तो इसका मतलब ये है कि सेल का कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस भी है और वो इंटरनल रेजिस्टेंस बराबर है 10 किलो ओम के, इसलिए उस पे भी 0.5 ओम आएगा। ठीक है बात। अब एक 100 माइक्रो फैराड के कैपेसिटर को उस सेल से चार्ज किया है पूरा, है ना, और अब एक कैपेसिटर लगा देते हैं अपन 100 माइक्रो फैराड का। तो देखो सेल के साथ उसका इंटरनल रेजिस्टेंस तो आएगा ही आएगा। ठीक है ना, 1.5 वोल्ट और ये 100 माइक्रो फैराड। तो अब हमें बताना है कि द इनिशियल वैल्यू ऑफ करंट एंड द टाइम इन विच वोल्ट मीटर रीडिंग फॉल्स टू 0.5 वोल्ट विल बी। तो सबसे पहले इनिशियल करंट जो आएगा आई, वो मैक्सिमम करंट होता है, उसका फॉर्मूला हम जानते हैं E/R। तो E तो आ गया आपका 3/2 और R आ गया 10 × 10⁻³ तो ये आ गया I0 इज इक्वल टू 1.5 × 10⁻⁻⁴ एम्पियर। ठीक है, और दूसरा हमें निकालना है कि एक कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज मेजर करने के लिए एक वोल्ट मीटर लगाया हमने, है ना। तो हमें बताना है कि इस वोल्ट मीटर की रीडिंग 0.5 वोल्ट कब रह जाएगी। तो सिंपल एक बात है कि कैपेसिटर के अक्रॉस जो वोल्टेज होता है वो होता है Q/C, और Q जो होता है कैपेसिटर का वो होता है Q0 1 माइनस, चार्जिंग सर्किट की बात कर रहा हूँ, 1 - e⁻t/RC। ठीक है, तो V हो गया, Q0 होता है CE/C 1 - e⁻t/RC। तो V कैपेसिटर का वोल्टेज हो गया E × 1 - e⁻t/RC। ठीक है, अब VC है 0.5, क्योंकि वोल्ट मीटर की रीडिंग 0.5 जब होगी तब कैपेसिटर का वोल्टेज भी 0.5 ही होगा, क्योंकि वोल्ट मीटर वही मेजर कर रहा है। टोटल वोल्टेज है 1.5। ठीक है, और ये है 1 - e⁻t/RC। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका 1/3 इज इक्वल टू 1 - e⁻t/RC, और e⁻t/RC आ जाएगा 2/3, तो e⁻t/RC आ जाएगा 3/2। और अगर मैं इस पे दोनों तरफ वो ले लूँ लॉग, तो ये आ जाएगा T इज इक्वल टू RC ln 3 माइनस ln 2। ठीक है, और R की वैल्यू हमें, RC की वैल्यू हमें दी हुई है, R भी दिया हुआ है, C भी दिया हुआ है, और ln 3 ln 2 की वैल्यू हमें पता होती है। तो यहाँ इसमें वैल्यूज़ रख के हम वो टाइम निकाल सकते हैं इजीली। ठीक है बच्चों, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में बच्चों हमें ये कैपेसिटर में स्टेडी स्टेट में चार्ज निकालना है। स्टेडी स्टेट मतलब हम जानते हैं कि
t इक्वल टू इन्फिनिटी पे जो टाइम होता है उस स्टेट में इसमें चार्ज हमें कैलकुलेट करना है। अब हम एक सिंपल सा लॉजिक ये जानते हैं कि स्टेडी स्टेट में कैपेसिटर वाली ब्रांच में से करंट फ्लो नहीं करता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम डायरेक्टली ये बोल सकते हैं कि ये I1 जो है ना, जो इसमें से दिखा रखा है, ये ज़ीरो होगा स्टेडी स्टेट में, और ये जो I2 है ये आगे जाके बढ़ जाएगा इन दोनों में। और लेट सपोज अपन इसको ऐसा लिख देते हैं कि यहाँ से तो कोई करंट जाएगा नहीं, और यहाँ से जो करंट जा रहा है ये I जा रहा है ना, और ये I यहाँ से पास होगा और ऊपर दो आधे आधे हिस्सों में डिवाइड होगा। अब आधे आधे हिस्सों में इसलिए डिवाइड होगा क्योंकि आगे जाके दो पाथ हैं और दोनों में रेजिस्टेंस इक्वल है, ठीक है। तो जो यहाँ पे अगर आप इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालोगे तो यहाँ पे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 20 और 20 जो है वो पैरेलल में है, तो 10 हो गया, 10 और 10 सीरीज़ में हो जाएगा 20, तो 20 ओम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा। और जो करंट आएगा वो आएगा वोल्टेज यानी V बाय R इक्विवेलेंट। तो V है 2 और R इक्विवेलेंट है 20, तो करंट आ गया 1/10, ठीक है। तो अब हमको कैपेसिटर में चार्ज निकालना है, तो अगर हम ये वोल्टेज निकालना है तो यही वोल्टेज कैपेसिटर पे भी होगा क्योंकि 10 ओम का रेजिस्टेंस और कैपेसिटर पैरेलल में है। तो जो VC होगा वो होगा I इंटू R। R है 10 और I है 1/10, तो VC आ गया 1 वोल्ट, है ना। और इसको हम बच्चों डायरेक्टली भी बोल सकते थे, करंट निकालने की ज़रूरत नहीं थी। डायरेक्टली ऐसे बोल सकते थे कि 20 और 20 का पैरेलल कॉम्बिनेशन 10 हो जाएगा। 10 और 10 जो है वो सीरीज़ में है, तो सीरीज़ में दो इक्वल रेजिस्टेंस लगे होंगे, तो जो वोल्टेज है वो आधा आधा डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो जो 6 माइक्रोफैराड कैपेसिटर है इसमें जो चार्ज होगा Q वो होगा CV। तो Q हो गया C हो गया 6 इंटू 10⁻⁻⁶, और V हो गया 1 वोल्ट। तो Q आ गया 6 माइक्रो कूलम। ये आ गया आंसर। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में बच्चों हमें दिया हुआ है कि एक कैपेसिटर है, हमने उसको एक सेल से चार्ज किया, सेल का पोटेंशियल V वोल्ट है, कैपेसिटर का कैपेसिटेंस C है, ठीक है। तो हमने चार्ज किया और ये प्लेट A है, ये प्लेट B है, ठीक है। अब हमने इस पे जो चार्ज आ गया उसको नोट कर लिया, Q आ गया CV। प्लेट A पे पॉजिटिव चार्ज आया और प्लेट B पे नेगेटिव चार्ज आया, ठीक है, CV आया मैग्नीट्यूड में। अब हमने ये देखा कि इस कैपेसिटर को हमने एक दूसरे कैपेसिटर से कनेक्ट कर दिया थ्रू अ रेजिस्टेंस। मान लो एक रेजिस्टेंस है R और ये दूसरा कैपेसिटर है 2C, ठीक है। इस तरीके से कनेक्ट कर दिया इनको आपस में। अब इनमें चार्ज का शेयरिंग होगा, रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा। तो आप ये देखो कि बंद करने के बाद जो 2C वाला कैपेसिटर है इसका चार्ज तो बढ़ेगा क्योंकि ये डिस्चार्ज था पहले, और ये जो कि सोर्स का काम कर रहा है, जो 2C को चार्ज कर रहा है, इसीलिए इसका जो चार्ज है वो घटेगा, कम होगा, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे अगर हम देखें कि किसी भी इंस्टेंट पे, किसी भी वक्त अगर इस वाले कैपेसिटर का 2C वाले कैपेसिटर की इस प्लेट पे मान लो चार्ज था कुछ, लेट सपोज +Q, ठीक है, और इस वाली प्लेट पे था -Q, है ना। और ये वाली प्लेट A है और ये प्लेट B है। तो A पे पहले टोटल चार्ज था
क्यू, कैपिटल क्यू, जिसमें से अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है इसमें कि ये जो प्लेट है, ये प्लेट और इस कैपेसिटर की ये प्लेट, ये आइसोलेटेड है, ये आपस में जुड़ी है ना, और इनमें जो भी चार्ज का लेन देन होगा वो आपस में होगा। तो इनके दोनों के चार्ज का सम क्यू होगा, क्योंकि पहले भी ये सम क्यू था और क्योंकि आइसोलेटेड है तो ये चार्ज टोटल क्यू रहेगा हमेशा। तो अगर कैपिटल क्यू में से स्मॉल क्यू इधर आ गया तो इधर बचा क्यू माइनस क्यू। ठीक है बच्चों, और इधर इतना ही नेगेटिव आ जाएगा। अब हमने माना कि इसमें करंट जो फ्लो हो रहा है वो इस तरीके से आई फ्लो हो रहा है और हमने केवीएल लगाया, तो अप्लाइंग केवीएल, तो माइनस प्लस क्यू माइनस क्यू बाय सी माइनस आई आर माइनस क्यू बाय 2c इज इक्वल टू 0। तो ये q बाय सी माइनस 3q बाय 2c इज इक्वल टू आई आर। अब I जो है वो है dq बाय dt, जो दूसरा 2c वाला कैपेसिटर है उसका जो चार्ज बढ़ता जा रहा है उसके बढ़ने का रेट ही तो dq बाय dt है I। तो अपन इसको q माइनस 3q बाय 2 कॉमन और c को ले गए ऊपर और I को लिख दिया dq बाय dt इंटू आर सी। ठीक है, अभी हो गया dq अपॉन q माइनस 3q बाय 2 इज इक्वल टू dt अपॉन आर सी। दोनों को इंटीग्रेट किया तो ये इधर आ गया ln q माइनस 3q बाय 2 और डिवाइडेड बाय माइनस 3 बाय 2 इज इक्वल टू उस तरफ आ गया t बाय आर सी, और इधर आ गया ln q माइनस 3q बाय 2 इज इक्वल टू माइनस 3 बाय 2 आर सी इंटू टी। अब जो लिमिट है, लिमिट हम लगाएंगे टाइम में 0 से t और इधर चार्ज में लगाएंगे 0 से q। तो ये इंटीग्रेशन की लिमिट लगाने के बाद ln 1 माइनस 3q बाय 2 q और उस तरफ आ जाएगा माइनस 3 बाय 2 आर सी इंटू टी। तो अगर मैं इसको थोड़ा रीअरेंज कर दूं और लिख दूं कि स्मॉल q जो आ रहा है वो आ जाएगा आपका 2cv बाय 3 इंटू 1 माइनस ई टू द पावर, एंटीलॉग लेके रीअरेंज कर दिया, ई टू द पावर माइनस 3t बाय 2 आर सी। ठीक है, तो यहाँ पे अगर इस इक्वेशन से कंपेयर करूँ तो अल्फ़ा 2 है और ये अल्फ़ा है और ये बीटा है, बीटा भी 2 है, तो अल्फ़ा अपॉन बीटा विल बी 2 अपॉन 2 विल बी 1। सो इसका आंसर हो गया 1। ठीक है बच्चों, अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में बच्चों हमें दिया हुआ है 2 अलग अलग आरसी सर्किट हैं, उनके ग्राफ दिए हुए हैं, तो आप को करेक्ट स्टेटमेंट इसमें चूज़ करना है। अब आप ये देख सकते हो कि दोनों ग्राफ जो हैं उनका Q मैक्सिमम सेम है, दिख रहा है आपको, दोनों का स्टेडी स्टेट चार्ज Q मैक्सिमम सेम है। तो अगर Q मैक्स इनका सेम है तो Q मैक्स होता है CV। ठीक है, तो C1V1 विल बी इक्वल टू C2V2। सबसे पहली बात तो ये हो गई। ठीक है, अब दूसरी बात आपको ये भी दिख रहा है कि जो 1 वाला है ये जल्दी अपने मैक्सिमम चार्ज पे पहुंच गया, 2 वाला अपने मैक्सिमम चार्ज पे बाद में पहुंचा है। तो रेट ऑफ चार्जिंग
ऑफ 1 इज ग्रेटर देन रेट ऑफ चार्जिंग ऑफ 2। 1 की रेट ऑफ चार्जिंग 2 की रेट ऑफ चार्जिंग से ग्रेटर है, तेज चार्ज 1 हो रहा है। और आप ये भी जानते हो कि रेट ऑफ चार्जिंग इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम कांस्टेंट, हेंस टाइम कांस्टेंट ऑफ 1 जो हम बोले टाउ 1 विल बी लेस देन टाउ 2। टाउ होता है RC, तो R1 C1 इज लेस देन R2 C2। ठीक है, तो सबसे पहला ऑप्शन बोथ कैपेसिटर्स आर चार्ज टू सेम मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, वो सही है। मैक्सिमम चार्ज दोनों का सेम है। EMF दोनों सेल्स का इक्वल है, ये गलत है, क्योंकि आप देख सकते हो V1 इज नॉट इक्वल टू V2। ठीक है, EMF जो दोनों सेल है उसका अलग हो सकता है, बिल्कुल सही है। और EMF ऑफ E1 इज मोर देन E2 ये अपन नहीं बोल सकते, क्योंकि ना C1 अपॉन C2 पता है, ना R1 अपॉन R2 पता है। तो करेक्ट आंसर्स विल बी A एंड C। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन बच्चों JEE 2016 में पूछा गया है, अच्छा सवाल है, और इसमें हमको करेक्ट ऑप्शन चूज़ करना है। अब यहाँ पे सबसे पहले हमको दिया हुआ है कि t बराबर 0 और t बराबर इन्फिनिटी पे वोल्ट मीटर का रीडिंग क्या होगा। तो t बराबर 0 का डायग्राम मैं बनाता हूँ आपके सामने। सबसे पहले t बराबर 0 पे एट t इक्वल टू 0 सिचुएशन ये होगी कि कैपेसिटर्स शॉर्ट सर्किटेड होंगे। तो ये डायग्राम ऐसा बनेगा कि ये एमीटर, ये 5 वोल्ट का जो सेल है वो, और नीचे से हम बना देते हैं एक रेजिस्टेंस, और ये कैपेसिटर जो शॉर्ट सर्किट हो गया, और ये 50 किलो ओम का रेजिस्टेंस है, और ऊपर से ये कैपेसिटर शॉर्ट सर्किट हो गया, और आगे ये रेजिस्टेंस है 25 किलो ओम का, और ये बीच में वोल्ट मीटर है। ठीक है, ठीक है ना। अब ये सिचुएशन t इक्वल टू 0 की है। हमें ये वोल्टेज निकालना है, ये A है, ये B है, तो हमें VA माइनस VB निकालना है, या फिर हम ऐसा बोलें कि नीचे वाला टर्मिनल प्लस है तो VB माइनस VA निकालना है। ठीक है ना। तो इस सिचुएशन में हम ये मान सकते हैं कि वोल्ट मीटर जो है आइडियल है, और आइडियल वोल्ट मीटर जो होता है उसका रेजिस्टेंस इन्फिनिटी होता है। तो अगर रेजिस्टेंस इन्फिनिटी है वोल्ट मीटर का, तो सिचुएशन ऐसी बन सकती है कि ऊपर से ये 25 किलो ओम, ठीक है, ये 5 वोल्ट, और नीचे से ये हो गया 50 किलो ओम। ये पॉइंट A है, नीचे से बना देता हूँ। ये पॉइंट B है, ये 50 किलो ओम्स। 25 और 50 जो है दोनों ही इस 5 वोल्ट की बैटरी के पैरेलल में है, तो दोनों पे पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा। अब आप देख लो कि इस पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस, देखो इसको हम कर देते हैं ग्राउंड। ठीक है, तो C का पोटेंशियल डिफरेंस हो गया 0, B का पोटेंशियल डिफरेंस हो गया 0, A का पोटेंशियल डिफरेंस हो गया 5। ठीक है, तो हमें VB माइनस VA चाहिए, तो VB माइनस VA हो गया -5। तो एक बात तो सही है फर्स्ट स्टेटमेंट में कि t बराबर 0 पे वोल्ट मीटर की रीडिंग -5 होगी। अब t बराबर इन्फिनिटी पे क्या होगा, तो t बराबर इन्फिनिटी पे जो ये सिचुएशन बनेगी कि कैपेसिटर जो है वो अपने ब्रांच में से करंट को पास होने नहीं देगा। तो ये सिचुएशन कुछ ऐसी रहेगी कि ये
40 माइक्रोफेराड कैपेसिटर हो जाएगा। ऊपर वाला टर्मिनल हम मान लेते हैं ए, ये वाला, और जो नीचे है वो हो जाएगा 20 माइक्रोफेराड, और उसका ये वाला टर्मिनल हो जाएगा बी। ठीक है, और यहाँ पे लगा देते हैं एमीटर, और ये हो गया 5 वोल्ट का बैटरी। ठीक है, अब यहाँ पे आप ये देखो, फिर से इसको हमने कर दिया ग्राउंड, तो इसका पोटेंशियल, सी का पोटेंशियल हो गया 0, ए का पोटेंशियल हो गया 0, और बी का पोटेंशियल हो गया +5। फिर से हमें वी बी माइनस वी ए निकालना है, तो वी बी माइनस वी ए हो जाएगा 5 वोल्ट्स। ठीक है बच्चों, अब हम यानी ए ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, अब हम आते हैं अगले ऑप्शन पे, ऑप्शन नंबर बी। तो इसको मैं क्लियर करता हूँ। ठीक है, अब ऑप्शन नंबर बी की बात करते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी में यह है कि ये जो सर्किट है इसको हम इस तरीके से विजुअलाइज करें कि ये ऊपर एक अलग आरसी सर्किट है जिसका ये ऊपर 25 किलो ओम और 40 माइक्रो फैराड, और नीचे एक अलग आरसी सर्किट है, ये हो जाएगा 20 माइक्रो फैराड और ये 50 किलो ओम। ये हो गया मीटर और ये हो गया बैटरी। ठीक है, अब जो वोल्ट मीटर है वो इस टर्मिनल्स के बीच में जुड़ा है, ये बी है और ये ए है। बी वाला टर्मिनल वोल्ट मीटर का पॉजिटिव है। ठीक है, तो हमको t बराबर ln 2 सेकेंड्स पे देखना है। तो ये जो ऊपर वाला सर्किट है आरसी, इसकी अगर मैं इक्वेशन लिखूं चार्ज की, तो वो इक्वेशन हो जाएगी Q इज इक्वल टू Q नॉट। Q नॉट हो जाएगा CV। तो V जो है वो 5 है, तो ये हो जाएगा 40 इंटू 5 यानी 200, और 1 माइनस ई टू द पावर माइनस T बाय RC, और RC इसका हो जाएगा 25 इंटू 40। तो दैट वुड बी 1000 इंटू 10 रेज़ टू पावर 3 इंटू 10 रेज़ टू पावर -6, तो ये हो जाएगा 1। ठीक है ना, अगर आप 40 और 25 किलो ओम को मल्टीप्लाई कर दोगे तो इटसेल्फ ये 1 आ जाएगा। और जो इस वाला सर्किट, ये वाला सर्किट है, इसमें अगर करंट निकालूं I, तो I आ जाएगा मैक्सिमम करंट I नॉट होता है E/R यानी 5/50 इंटू 10 रेज़ टू पावर 3 और e टू द पावर -T/RC। इसका भी जो RC आ रहा है वो सेम आ रहा है, 1 आ रहा है। ठीक है बच्चों, तो अब अगर ये टर्मिनल C है तो VC माइनस VA आएगा Q/C, क्योंकि Q बराबर होता है CV। तो Q है 200 और ये माइक्रो में ही था, तो 200 इंटू 10 रेज़ टू पावर -6 डिवाइडेड बाय C 40 इंटू 10 रेज़ टू पावर -6 इंटू 1 माइनस ई टू द पावर -T/1। तो ये हो गया आपका VC माइनस VA आ गया 5 इंटू 1 माइनस ई टू द पावर -T, और VC माइनस VB जो आएगा वो आएगा IR। तो 50 किलो ओम इंटू ये, तो ये आ गया 5 ई टू द पावर -T। ठीक है बच्चों, और हमें निकालना है VB माइनस VA। तो VB माइनस VA होएगा ये 1 ये 2, तो 1 - 2 करूँगा तो VB माइनस VA आ जाएगा, और VB माइनस VA हो जाएगा 1 - 2 विच इज़ 5। तो ये आ जाएगा कि
VB माइनस VA विल बी इक्वल टू 1 माइनस 2, और 1 माइनस 2 करोगे तो आएगा 5 माइनस 10 e टू द पावर माइनस t। ठीक है, अब आप t की जगह रख दो अगर ln2, तो ln से एक्सपोनेंशियल कैंसिल हो जाएगा और 2 जो है वो नीचे आ जाएगा और ये आ जाएगा 0। ठीक है, ये अगर मैं आपको सॉल्व करके दिखाऊं तो ये ऐसे सॉल्व होगा कि इसको ऊपर लिख देते हैं कि VB माइनस VA इज इक्वल टू 5 माइनस 10 e टू द पावर, इसको क्योंकि नेगेटिव है पावर तो नीचे ले जाता हूँ, e टू द पावर माइनस ln2। ठीक है, तो ये a प्लस हो जाएगा नीचे, तो ये लॉग से एक्सपोनेंशियल जो है वो कैंसिल होगा, नीचे 2 बचेगा और 10/2 आ जाएगा 5, तो 5 माइनस 5 विल बी 0। ठीक है बच्चों, तो बी ऑप्शन भी करेक्ट हो गया। डी ऑप्शन इसलिए करेक्ट होगा क्योंकि बहुत लंबे समय के बाद दोनों ही कैपेसिटर करंट को जाने नहीं देंगे, ब्लॉक कर देंगे, तो एमीटर की रीडिंग 0 होगी। और 1 सेकेंड के बाद जो करंट है एमीटर का वो उसकी बात करें अगर अपन, तो इसको हटाता हूँ एक बार कि एट 1 सेकेंड जो करंट ऊपर से जा रहा है I1 और जो नीचे से जा रहा है I2, ये दोनों निकालते हैं। तो I1 की इक्वेशन बनाए अगर अपन, तो वो इक्वेशन जो बन रही है E/R यानी 5/25 इंटू 10⁻³ e टू द पावर माइनस 1/E 1/RC। RC इज 1 जो है 1 आ रहा है RC, और I2 जो है नीचे से जाने वाला करंट वो आएगा E/R यानी 5/50 इंटू 10⁻³ e टू द पावर माइनस 1/1। हमने टाइम को भी 1 रख दिया है। ठीक है, तो ये आ गया 1/5 इंटू 10⁻³ और ये आ गया 1/E, और नीचे आ गया 1/10 इंटू 10⁻³ इंटू 1/E। ठीक है ना, तो टोटल जो करंट आ गया I वो आ गया I1 प्लस I2 1 सेकेंड पे, तो ये आ जाएगा 1/E कॉमन अगर मैं निकाल लूँ, 10⁻³ कॉमन ले लूँ, और उधर आ जाएगा 3/10। ठीक है, और ये तो आ गया टोटल करंट इस वक्त। और इनिशियली देखें अगर अपन इनिशियली, तो इनिशियली t=0 पे जो टोटल करंट आ रहा था t=0 पे, तो दोनों कैपेसिटर शॉर्ट सर्किट थे, तो ऊपर से जा रहा था I0 1 इज इक्वल टू दैट इज 1/5 इंटू 10⁻³ और I0 2 था जो नीचे से जा रहा था वो 1/10 इंटू 10⁻³ नीचे। ठीक है, तो टोटल करंट जो आ रहा था इनिशियली वो आ गया 10⁻³ ऊपर, और इधर आ गया 3/10। तो आप देख सकते हो कि जो 1 सेकेंड पे करंट है वो 1/E टाइम्स है, 1/E टाइम्स है ऑफ द इनिशियल करंट। ठीक है बच्चों, तो ये जो है ये आपका 4th ऑप्शन भी करेक्ट है। तो करेक्ट आंसर इज ABCD। 3rd ऑप्शन भी इसमें करेक्ट है। तो ये एक IIT का क्वेश्चन था, अच्छा सवाल था, और इतना ही न्यूमेरिकल मैं अभी इसमें बता रहा हूँ। आगे मैं और वीडियो लेके आऊँगा। थैंक यू।